एक लड़की की कहानी, कभी हार मत मानो। कहानी। एक गांव में चंदर नाम का एक लड़का रहता था। एक बार की बात है, चंदर की माँ ने उसे कहा, बेटा चंदर, रतिया राम के बाग से अमरूद ले आओ। मुझे आज शाम को अमरूद का हलवा बनाना है और तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना। इस पर उसके बेटे ने कहा, माँ मुझे अमरूद का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन मैं रतिया राम के बाग से अमरूद नहीं लाऊंगा, क्योंकि पिछली बार गया था तो उसने मुझको धमकी दी थी कि अगली बार वह उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं उसके बाग में नहीं जाऊंगा। आप भैया को भेज दीजिए, वे बहुत बहादुर हैं। इस पर उसकी माँ ने बड़े गुस्से से कहा, नहीं, आज तो तुम्हें लेकर आओगे। इस पर चंदर ने बड़ी डरी हुई और सहमी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए माँ, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इस पर उसकी माँ ने कहा, बस इतने में ही डर गए? क्या तुम्हें पता है अनामिका खुराना कौन है? इस पर चंदर ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं नहीं जानता। फिर उसकी माँ ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अनामिका के सपनों के सफ़र की कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप और भाई के साथ मुंबई में रहती थी। वह कलाकृतियों में बहुत माहिर थी। उसकी कला में उसकी सच्चाई बखूबी निखर कर आती थी। सभी उसकी कला के दीवाने थे। उन दीवानों में से एक नाम सबसे ऊपर था और वो नाम था आकृति। आकृति उसके बचपन की सहेली थी। वह अनामिका से हमेशा एक बात कहा करती थी कि तुम्हारी कला ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा नायाब तोहफा है। तुम खुशनसीब हो कि भगवान ने तुम्हें चित्रकारी जैसे ये नायाब चीज़ बख्शी है, क्योंकि रंगों से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। अनामिका ने अपनी कला के दम पर सबके दिलों पर राज कर लिया था। शहर की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों के मालिक उसकी कलाकृतियों को खरीदने के लिए मिन्नतें किया करते थे। एक दिन की बात है कि अनामिका अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर एक आदमी ने उससे कहा कि तुम अपना नाम प्रतियोगिता से वापस ले लो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रतियोगिता से नाम वापस लेने के लिए तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी। तभी वह ये सब सुनकर बड़े गुस्से में बोली, तुम कौन हो और तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद वह आदमी बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटने के बाद वह फिर से अपनी तैयारियों में लग जाती है। ठीक एक हफ्ते बाद उसके प्रतियोगिता थी। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। जाने से पहले वह अपनी माँ से मिलकर गई। उसने अपनी माँ को कहा, माँ मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रतियोगिता में अव्वल आ सकूँ, क्योंकि यह प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी माँ ने कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। परंतु आज उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलक रही थी। अनामिका ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? इस पर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मानो कुछ गलत होने वाला है। मुझे रह रहकर तुम्हारी चिंता सताए जा रही है। मेरे दिल में ना चाहते हुए भी कई गलत भाव उमड़ कर आ रहे हैं, मानो कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर वह ज़ोर से हंस पड़ी और उसने अपनी माँ से कहा, ओ मेरी फिल्मी माँ, तुम ज़रा नाटक देखना कम कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तुम्हारे मन का वहम है और आज मैं पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ जो तुम इतना डर रही हो। इस पर उसकी माँ ने अपनी रूंधी हुई आवाज़ से कहा, क्या करूँ, मजबूर हूँ, माँ का दिल है, इतनी आसानी से कैसे मान सकता है। इतने में ही पीछे से उसके पापा और भाई आ गए। उसके पापा ने कहा, तुम माँ बेटी की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। इतने में ही उसके भाई ने कहा, दीदी जल्दी चलो, कहीं ये ना हो कि आप यहाँ अपने सपनों का सफ़र सजाते रहो और वहाँ कोई और आपके सपनों के सफ़र पर हक जमा ले। इतने में ही अनामिका अपनी प्रतियोगिता के लिए चल पड़ती है। वह जैसे ही वहाँ पर पहुँची
तो उसने देखा कि वहाँ पर हजारों की तादाद में प्रतियोगी हिस्सा लेने के आए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सारे संसार के रंग एक जगह इकट्ठे हो गए हों। उन सबको एक जैसा चित्र बनाना था जिसे देखकर समाज और उसके बीच में गहरा संबंध नजर आए। इतना सब सुनते ही सभी प्रतियोगी अपने अपने चित्र बनाने शुरू कर दिए। अनामिका भी अपना चित्र बना रही थी। अचानक उसके पास एक लड़का आया और बड़े द्वेष के भावना के साथ बोला, कहा था ना तुम्हें कि नाम वापस ले लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही उसने कहा, अपनी हद में रहो। उसकी यह बात सुनकर वह आदमी सातिर हंसी हंसकर आगे बढ़ गया। उस आदमी की ऐसी हंसी सुनकर अनामिका कुछ पलों के लिए सहम गई और सोचने लगी, क्या मैंने सच में कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। परंतु कुछ क्षणों बाद वह दोबारा अपना चित्र बनाना शुरू कर देती है। चित्र बनाते बनाते लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। इतने में ही अचानक एक घोषणा हुई कि प्रतियोगी अपने अपने चित्र बनाकर समाप्त कर लें और 1 घंटे तक प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके थे। सभी यह सोच रहे थे कि हम विजेता हों, परंतु उस वक्त अनामिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस प्रतियोगिता में बताया गया कि हर भाग में से 4-4 प्रतियोगी चुने जाएंगे और फिर वो प्रतियोगी अगले पड़ाव पर जाएंगे। जब अनामिका के भाग का परिणाम बताने का समय आया तो वह कुछ डरी हुई लग रही थी। विजेताओं के नाम बोले गए। चौथे नंबर पर है अथर्व, तीसरे नंबर पर स्मिता, दूसरे नंबर पर धनंजय जो कि अनामिका का दुश्मन था, और हमारे दिलों पर राज करने वाली, रंगों से खेलने वाली और अपने चित्र से बोलने वाली हमारी विजेता का नाम है अनामिका खुराना। अनामिका ने जैसे ही अपना नाम सुना तो मानो उसके दिल का सारा डर खुशी में निकल गया हो। उसके दिल में मानो खुशियों ने अपना डेरा डाल लिया हो। अनामिका को मंच पर बुलाया गया और उसे सम्मानित किया गया। उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और साथ ही 2 लाख का चेक और साथ ही में 24,000 की स्कॉलरशिप दी गई, जिसकी सहायता से वह अपनी प्रतिभा को और भी निखार सके। और वहाँ बैठे अतिथिगणों ने उसकी प्रतिभा को और भी प्रोत्साहित किया। यह सब कुछ देखकर धनंजय की नफरत ने एक अलग ही रुख ले लिया था। वह जैसे ही घर के लिए निकली तो वह वहाँ अचानक एक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसे दुर्घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्ति उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने अनामिका के घर पर फ़ोन करके उसके हादसे के बारे में सूचना दे दी। जैसे ही उसके घर वाले अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप पर भगवान की असीम कृपा है, जो कि इतने बड़े हादसे के बाद भी आपकी बेटी बच गई। बस एक बात का अफसोस है कि वह अब कभी भी चित्रकारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हादसे में उसके सीधे हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। यह सुनकर उसके पिता ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, चित्रकारी नहीं कर सकती? आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची अब कभी चित्रकारी नहीं कर पाएगी। डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, आपने सही सुना है। आप तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी बच गई। उसके पिता की ऐसी दर्द भरी बातें सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, कृपया आप हिम्मत मत हारिए, अनामिका को आपकी ज़रूरत है। उसके पिता ने पूछा, क्या हम अपनी बच्ची से मिल सकते हैं? तो इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ मिल सकते हैं, परंतु आप उससे ज़्यादा बात मत कीजिएगा। वे जैसे ही उससे मिलने गए तो वह अस्पताल के बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी, मानो वह जिंदा लाश हो। जैसे ही उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखा तो वह रो पड़ी। इतने में ही डॉक्टर अनामिका के कमरे में आए और बोले, यह अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं।
जैसे ही अनामिका घर पहुंचकर अपने कमरे में जाती है तो वह उस दिन की बात को याद करके खुद को कोस रही थी। उसके पिता ने उससे पूछा, क्या हुआ? इस पर उसने जवाब देते हुए 1 हफ्ते पहले बीती हुई उस बात को बताया और साथ ही कहा, अगर उस दिन मैं उस आदमी की बात मान लेती तो आज मेरे साथ यह ना होता। उसने आज मेरे साथ साथ मेरे सपनों के हाथों को भी अपाहिज किया है। ऐसा अपने पिता से कहकर वह ज़मीन पर गिरकर रोने लगी और साथ ही कहने लगी, अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरे सपने शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए। अब मेरी ज़िंदगी में रंगों की कोई जगह नहीं रही, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी अंधेरे के काले रंग में ही बंद होकर रह जाएगी। 4 साल बाद अनामिका के माता पिता और भाई घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते अनामिका की माँ बोल उठी, 4 साल बीते। उस हादसे के बाद अनामिका ना तो किसी के साथ बोलती है, ना कहीं बाहर जाती है। बस सारा दिन अपने कमरे में गुमसुम से बैठी रहती है। इतने में ही घर की घंटी बजती है। उसके पिता ने कहा, आदि जरा देखो दरवाजे पर कौन है। इतने में ही आदि दरवाज़ा खोलने गया। उसने देखा कि अनामिका की सबसे अच्छी सहेली आकृति खड़ी थी। उसने जैसे ही आदि को देखा तो उसने बड़ी खुशी से पूछा, कैसे हो तुम? आदि ने उसे जवाब देते हुए उसे अंदर बुलाया। इतने में ही उसके माता पिता भी आ जाते हैं। उसके माता पिता भी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी आकृति पूछ पड़ती है कि अंकल, अनु कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? इस पर अनामिका के पिता ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह अपने कमरे में है, पर वह किसी से मिलना नहीं चाहती। उसके पिता की ये बात सुनकर आकृति ने कहा, क्यों, क्या हुआ? इस पर उसके पिता ने उसके साथ बीती सारी बात उसे बता दी। उसके पिता की ये बात सुनकर उसे काफ़ी दुख पहुंचता है। इतना सब सुनने के बाद उसने उसके पिता से कहा, अंकल, अब आप चिंता मत कीजिए। अनु फिर से पेंटिंग करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अनु से मिलना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम मिल लो। आकृति जैसे ही अनामिका के कमरे में जाती है तो वह अनामिका की हालत देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और उसने अनामिका को बुलाया। अनामिका ने देखा कि आकृति उससे मिलने आई है। आकृति को देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है। आज इतने वर्षों के बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी आई थी। उसने आकृति को कहा, आओ बैठो, तुम कैसी हो? तुम्हें काफ़ी वर्षों बाद देखा है। इस पर आकृति ने जवाब दिया, हाँ, लगभग 4 साल बाद मिले हैं। वैसे मैं अमेरिका में MBBS कर रही हूँ। अभी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, इसीलिए मैं घर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी मिल लूँ, क्योंकि तुमसे मिले भी काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए आ गई। मुझे अंकल ने तुम्हारे बारे में सब पता चला। इस पर अनामिका रो पड़ी और बोली, आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो वह मंजर मेरे सामने हूबहू निकल कर मेरे सामने आ जाता है। मैंने अपनी एक बेवकूफ़ी के रहते मैंने अपने सपनों को ही ख़त्म कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर आकृति ने उससे कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता तुम्हारे उस हादसे से तुम्हारा जीवन में कुछ अच्छा होना हो। इस पर अनामिका हंस पड़ी और बोली, जिसका सहारा और साहस ही उससे छीन लिया जाए उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। इस पर आकृति ने कहा, और किसी का तो पता नहीं, परंतु इस हादसे से तुम्हारी ज़िंदगी में तो ज़रूर अच्छा हुआ है। उस हादसे में तुम्हारा एक हाथ खत्म हो गया, वहीं दूसरी ओर तुम्हारे दूसरे हाथ में भगवान ने उस दोनों हाथों के कार्य करने की क्षमता एक में डाल दी। इस पर अनामिका ने आकृति से कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? उसने अनामिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अब तुम देखो, तुम जो अपना रोज़मर्रा का काम 2 हाथों से करती थी, पर अब तुम वही काम एक हाथ से भी करके उसे अंजाम तक पहुंचा रही हो। बेशक उस काम को करने में तुम्हें वक्त लगता है, परंतु तुम उस काम को अंजाम तक पहुंचा देती हो।
इस पर अनामिका ने बड़े भारी मन से कहा, मजबूरी में किए गए काम में और खुशी के किया गया काम में ज़मीन और आसमान का अंतर पाया जाता है। मजबूरी में हम पर उस काम को करने के लिए दबाव डाला जाता है, वहीं दूसरी ओर खुशी में हम पर कोई दबाव नहीं होता। इस पर आकृति ने कहा, वही तो मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि बिना दबाव के अपने सपनों को फिर से उड़ान दो, कहीं ये ना हो कि वक्त ही तुम्हें अलविदा ना दे दे। आकृति की ये सब बातें सुनकर उसके मन में एक क्षण के लिए अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का ख्याल आता है, फिर दूसरे ही पल वह अपने हाथ को देखकर पीछे हट जाती है और बड़े दुखी मन से कहती है, मैंने अपने जीवन में एक अपना सितारा की तरह सजाया था। मैं मानती हूँ कि वह मुझे बहुत प्यारा था और बहुत ही कीमती था, लेकिन वह सपना बहुत समय पहले टूट चुका है और मैंने भी ऐसे अपना भाग्य समझकर उसे स्वीकार कर लिया है। शायद वो सपना मेरे लिए ही नहीं बना था और जो मेरा है ही नहीं उसे पाने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसने उसके कमरे में रखे उस कैनवा की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या सच में तुम अपने उस अनमोल सपने को भी भूल सकती हो? उसने कहा, जरा उस आसमान के आंगन को जरा गौर से देखो, इसके भी कितने तारे टूटकर ज़मीन पर गिर गए। तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें आसमान में कोई फ़र्क दिखाई देता है? इस पर उसने आसमान को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। वह अनामिका को कहती है, जो बीत जाता है उसे कल कहते हैं। जब आसमान अपने टूटे हुए सितारों को, जो कि उसे बहुत प्यारे थे, कब शौक मनाता है, तो तुम क्यों अपने बीते हुए कल पर रो रही हो? तुम जितना अपने बीते हुए कल पर रोती रहोगी, उतनी ही तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी अंधकार में डूबती नज़र आएगी, क्योंकि बीती बातों को सोचकर सिर्फ दुख मिलता है और कुछ नहीं। तुम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर तुम अपने सुनहरे भविष्य को अंधकार के कुएं में ढकेल रही हो। और तुम ही मुझे कहा करती थी, हमें कोई लहर रोक नहीं सकती, क्योंकि हम मंजिल के दीवाने हैं। मंजिल हमें नहीं बल्कि मंजिल को बनाएंगे। पर यहाँ पर तो एक हवा के झोंके से ही तुमने अपने कदम पीछे कर लिए। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अनामिका ने पूछा, पर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? इस पर वह उससे कहती है, तुम बस एक बार मेरे साथ चलो। वह अनामिका को घर की बालकनी में ले गई। उसने पार्क में खेल रहे लड़कों में से एक लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है वह लड़का कौन है? इस पर अनामिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, यह रचित है, हमसे 3 साल बड़ा है। तुम्हें पता है कि वह क्या करता है? अनामिका ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। आकृति कहती है, वह एक फुटबॉल स्टेट चैंपियन है। उसके साथ भी वह एक हादसा हुआ था जिसमें उसने अपनी एक टांग गंवा दी थी। पर क्या तुम जानती हो, उसने कभी हार नहीं मानी और आज वो स्टेट चैंपियन है। तुम खुद सोचो, फुटबॉल जिसमें दोनों पैरों के द्वारा ही खेलना संभव है, परंतु चित्रकारी में सिर्फ एक हाथ की ही आवश्यकता पड़ती है, फिर चाहे वह दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत से तुम अपने सपनों के सफ़र को फिर से सजा सकती हो। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, हर काली रात के अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई ज़िंदगी और आशा की एक नई किरण अपने साथ लाती है। तुम भी उस नई सुबह की तरह अपने सपनों के सफ़र को एक नई रोशनी देकर उसे साकार करो। इतना सब कुछ सुनने के बाद वह आकृति के गले से लिपटकर रोने लगी और बोली, अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं फिर से अपने सपनों के सफ़र को सजाकर उसे एक नई उड़ान दूंगी। अनामिका अपनी चित्रकारी फिर से शुरू कर देती है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अनामिका अपने चित्र को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। शुरू में तो उसे बहुत कठिनाई होती है, परंतु वह अपनी हिम्मत नहीं खोती। वह निरंतर प्रयास करती रहती है। पहले वह अपने बाएं हाथ से चित्रकारी करने के लिए उस हाथ को अभ्यस्त बनाती है।
जब वह उस हाथ से काम करने में और चित्रकारी करने में कुशल हो जाती है तो वह एक नए चित्र को बनाना शुरू कर देती है। वह उस चित्र को लगभग 1 महीने में पूरा कर देती है। वह उस चित्र को बेचने के लिए जाती है, परंतु इस चित्र को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस प्रकार के चित्र जो कि अनामिका बनाया करती थी वह बिकने बंद हो चुके थे। वह निराश होकर घर आती है। उस दिन वह बहुत दुखी होती है। उसके परिवार वाले उसका मनोबल बढ़ाते हैं। उस बढ़े हुए मनोबल के रहते उसने दोबारा एक चित्र बनाया। अनामिका उस चित्र को बेचने के लिए जाती है और उस चित्र को अच्छे दाम में बेच भी देती है, पर बदनसीबी से अनामिका ने जिसके पास अपना चित्र बनाया या बेचा था उसके पास धनंजय का फ़ोन आता है और वह उससे चित्र पर अपना नाम लिखवाने को कहता है, परंतु वह आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर धनंजय उसे मुँह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो जाता है, तो फिर वह उस चित्र पर धनंजय का नाम लिखने को राज़ी हो जाता है। जब प्रदर्शनी का दिन आता है उस दिन अनामिका बहुत खुश होती है। वह अपना बनाया गया चित्र देखने जाती है, परंतु वहां जाकर वह हैरान हो जाती है कि वहां पर उसके नाम की जगह धनंजय का नाम लिखा हुआ होता है। यह सब कुछ देखने के बाद वह धनंजय के पास जाती है और ऐसा काम करने का कारण पूछती है, तो धनंजय कहता है कि जब से तुम आए हो तब से कोई भी मेरे चित्र खरीदने को तैयार नहीं होता। मैं अपना नाम फिर से कमाना चाहता हूँ। इस पर अनामिका उसे एक चुनौती देती है कि तुम्हें एक ऐसा चित्र बनाना है जिससे एक ज़िंदगी की सच्चाई उजागर हो। चित्रकारी की उस प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए अनामिका धनंजय को 1 महीने का समय देती है। 1 महीने के बाद उस प्रतियोगिता का समय आता है, तो उस प्रतियोगिता में अनामिका जीत जाती है और धनंजय ने भी उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया और अपने किए गए बर्ताव की उससे क्षमा मांगी। परंतु अनामिका के सपनों का सफ़र अभी थमा नहीं था। वह और भी मेहनत करती है। एक दिन उस मेहनत के रहते वह एक मशहूर चित्रकार बन जाती है। चंदर की माँ ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि कैसे अनामिका ने कितनी कठिनाइयों से अपने सपनों को साकार किया है। सपने तो हम सब देखते हैं, परंतु उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन सपनों को साकार करने के लिए उन चुनौतियों का सामना बड़े संयम के साथ करते हैं, परंतु कुछ लोग इनसे डरकर अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, परंतु ये लोग अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। इनका कारण यह है कि जो अपने सपनों के सफ़र को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं वे लोग उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मंजिल के बीच से जो मुड़कर जाते हैं उसे किनारे तक पहुंचने के लिए आधा रास्ता तय करना पड़ता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ एक कदम का फासला होता है। वे चाहें तो उस एक कदम को पार करके अपनी मंजिल को हासिल करें या उस एक कदम के डर से अपने सपनों को पीठ दिखाकर आ जाएं। एक इंसान की असली पहचान उसके सपनों के उस नाजुक पलों में होती है जहां वह अपनी संयम, धैर्य और हौसलों की परीक्षा देनी होती है। इसी एक परीक्षा से उस इंसान की पूरी ज़िंदगी के सफ़र का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाई जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कितनी मुश्किलों और परीक्षाओं का सामना करा और उसने किस तरह अपने सपनों को शिखर तक पहुंचाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।